गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सीखने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम एसरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कर चुके हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने लेट के सेंटेंसेस भी कल किए थे। आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं क्या? हमारे अंदर अचानक उत्पन्न होने वाले भाव और उन भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को जिन वाक्यों में प्रयोग किया जाता है वह सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। खुशी को प्रकट करने के लिए हम हुर्रे शब्द का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में हा हा हा, इस तरह के शब्दों का भी हम प्रयोग करते हैं। दुख को प्रकट करने के लिए एलास जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं और सरप्राइज, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए हम आहा, ओहो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेकों प्रकार के हमारे अंदर भाव होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, जिनको हम अलग अलग शब्दों में प्रकट करते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस कन्वर्ट होता है तब इन शब्दों के स्थान पर हम किन और शब्दों का प्रयोग करें और फिर किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो क्रम है वो हम किस तरह से अपने मस्तिष्क में रखें, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। आइए सीखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ये मार्क यानी कि जैसे आप देख रहे हैं हिंदी में पूर्ण विराम और इंग्लिश में फुल स्टॉप एक ही चीज को शो करते हैं, अर्थात वाक्य की समाप्ति। लेकिन यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी मार्क ये प्रकट करता है कि कोई हमारे अंदर अचानक भाव प्रकट हुआ और उस भाव को प्रकट करने के लिए कोई शब्द हमारे मुख से बाहर आया और उस शब्द के लास्ट में या उस विस्मयादि बोधक वाक्य के अंत में इस मार्क का निशान लगा होता है, शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। यहाँ सैड या सैड टू के स्थान पर अभी तक हम और वाक्यों में टोल्ड, आस्क्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन हम यहाँ सैड या सैड टू के स्थान पर प्रयोग करेंगे एक्सक्लेम। और इसके साथ अगर आपको लगता है उस वाक्य में कोई खुशी की बात है तो विद जॉय लिखते हुए हम हुर्रा, आहा, हा को प्रकट करते हैं। यानी कि हुर्रा, हा हा जैसे शब्द प्रयोग नहीं होंगे, केवल आएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और यहाँ एलास को प्रकट करने के लिए एक्सक्लेम्ड विद सोरो और हा ओहो यानी कि कोई सरप्राइज है, आश्चर्यजनक चीज है, वंडरफुल थिंग है, तो उसके लिए एक्सक्लेम्ड विद वंडर का प्रयोग करेंगे। और घृणा को दर्शाने वाले शब्दों के लिए हम एक्सक्लेम्ड विद कंटेंट वर्ड का प्रयोग करेंगे। वहां पर फाई जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हम इसको इस तरह से प्रकट कर सकते हैं FIE, और इनके अंत में ये निशान लगा होता है, ये निशान आपको मिलेगा। तो आप समझ जाइए कि हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और यहां पर इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर दैट का प्रयोग होगा। दैट इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस। वाक्यों में हम इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। इससे पहले हम इफ का प्रयोग किया हमने, दैट का प्रयोग किया हमने, टू का प्रयोग किया। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम कंजक्शन के स्थान पर, इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर दैट का ही प्रयोग एक बार फिर से करेंगे, जैसा हमने एसरेटिव सेंटेंसेस में किया था। अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में द टीचर सेड टू द बॉय व्हाट ए फुलिश बॉय यू आर। तो यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया कि वाक्य में यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास जैसी स्टार्टिंग होता है तो व्हाट ए फुलिश बॉय ये ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, आर हमारा वर्ब है। अब इसका जो सीक्वेंस है एक जनरल सेंटेंस में, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ये ऑब्जेक्ट बाद में लेते हैं। इसी तरह से हमने इसको बनाने का प्रयास भी किया है। द टीचर एक्सक्लेम्ड, यहां पर हम इसको, अब यहां पर हमें इस सेंटेंस में की कोई खुशी की बात, कोई दुख की बात, आश्चर्य की बात नजर नहीं आ रही,
तो हम ये विद वंडर, विद सोरो, विद जॉय का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल लिखेंगे द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट। अब ये यू यहां पर जो है ध्यान देंगे, यू को इस बॉय के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और ये यहाँ ही के रूप में कन्वर्ट होकर आएगा। एक बात, ये बॉय यहां पर ही के रूप में आया, इस यू को हमने बॉय, आपको पता है कि जब यू को हम चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के आधार पर हमने यहाँ ही का प्रयोग किया। अब इसका आर यहां पर वाज के रूप में आया, तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर होने के नाते यहाँ पर इज आना चाहिए, लेकिन इज को हमने इस एक्सक्लेम्ड की वजह से, चूंकि हमारा फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है, तो पास्ट की वजह से ये इज हमारा वाज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ही वाज यानी कि हमारा सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, अब ऑब्जेक्ट ए स्टार्टिंग में आएगा चूंकि ये डिटरमाइनर है। उसके बाद वेरी वर्ड का प्रयोग किया गया, ये यहाँ पर एडवर्ब का कार्य कर रहा है। फुलिश ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, और लास्ट में ये हमारा नाउन। अगर हम याद करें सेंटेंस चैप्टर को, जो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में सीखा था, तो उसमें नाउन की विशेषता बताएगा फुलिश, ये फुलिश की विशेषता बता रहा है एडवर्ब, और एडवर्ब को इंडिकेट कर रहा है ए। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पर ये हमारी वर्ब और ये सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट सेंटेंस में आ जाता है। इस तरह से हम सेंटेंस को लेते हैं। इस सेंटेंस को एक बार फिर इस वीडियो में आप देख सकते हैं समझने के लिए, और आगे और समझने के लिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। द सेंट सेड फायर यू आर ए वेरी डर्टी सॉल। तो यहाँ पर संत ने कहा कि आप बहुत ही अपवित्र व्यक्ति हैं। तो द सेंट एक्सक्लेम्ड विद कंटेंट, तो कंटेंट मैंने जैसा बताया था, फायर को शो करने के लिए घृणा का भाव है। यहाँ पर छी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं इसके फायर के लिए, और अब इसको जनरल सेंटेंस बनाते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया। उसके बाद हमने यहाँ इस यू को ही के रूप में कन्वर्ट किया, आर यहाँ पर वाज के रूप में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद ए वेरी डर्टी साउंड जो का यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर यू को हमने, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में कोई नहीं है, संत ने ये बात किसी को तो कही, तो ये हो सकता है हिम को कही हो। हम ऐसे सेंटेंस में जहां ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पर हिम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, उस हिम को ही हमने यू के अकॉर्डिंग चेंज किया। यू ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होता है, तो यहाँ हमने हिम को ही बनाते हुए या ही का प्रयोग किया, और फिर ये सिंगुलर है तो इसलिए हमने एक्सक्लेम्ड ये मानते हुए कि पास्ट में है, इसको इज को बाद में कन्वर्ट किया। उसके बाद एक वेरी डर्टी साउंड, ये हमारा डिटरमाइनर है, ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा नाउन। इस तरह से हम इन चीजों को रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ और दैट, वाट, एक नया रूल आया है। अगर वाक्य में कहीं आपको हाउ नजर आए, वाट नजर आए, जैसे हमने यहाँ पर इस सेंटेंस में वाट का वेरी किया, तो यहाँ पर आने वाले सेंटेंसेस में वाट या हाउ का हम वेरी या ग्रेट कर देते हैं। जैसी स्थिति देखते हैं वैसी, जैसे अगर आपको लग रहा है कि वहां पर वेरी आ सकता है तो वेरी लिखिए, ग्रेट आ सकता है तो आप ग्रेट लिखिए। इज यूज्ड इन द सेंटेंस, यानी कि वाक्य में वाट या वेरी आने पर उसके स्थान पर हमने हाउ या वाट आने पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं किस तरह से। द फार्मर्स सेड व्हाट ए हैवी स्नोफॉल इट इज। तो किसान ने कहा कि कितना भारी बर्फबारी यहाँ पर हुई है, हिमपात हुआ है। द फार्मर्स एक्सक्लेम्ड दैट। कंजंक्शन तक हम आ गए, इन्वर्टेड कॉमास तक हम आ गए। अब यहां से हमने सब्जेक्ट उठाया इट, आगे इज को हमने पास्ट किया वाज, क्योंकि एक्सक्लेम्ड की वजह से ये पास्ट में बनेगा सेंटेंस, तो दैट इट वाज। फिर हमने ए को लिया हैवी, यहां पर आए, इससे पहले हमने वाट को कन्वर्ट किया वेरी में, ए वेरी, और उसके बाद यहां पर ये हैवी यहां जाएगा, हैवी स्नोफॉल। एक बार फिर देखते हैं। द फार्मर जो का क्यों है, सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड लिया, कंजंक्शन के स्थान पर दैट आया, और ये इट सब्जेक्ट यहां पर आया, क्योंकि इट का मौसम के वाक्यों में इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, और यहाँ पर इज पास्ट में वाज के रूप में आया। उसके बाद इंडिकेशन ए है, उसके बाद यहाँ पर वाट को हम वेरी के रूप में लेते हैं, जैसा हमने बताया था कि वाट या हाउ आने पर उसका वेरी या ग्रेट कर देते हैं, वेरी।
और उसके बाद हैवी एडवर्ब है ये भी, और ये स्नो आपका नाउन है, और ये स्नोफॉल, पूरा स्नोफॉल यानी बर्फबारी, हिमपात होना। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, द फार्मर्स एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी हैवी स्नोफॉल, यह बहुत ही भारी हिमपात हुआ है। अब आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल और इसी तरह से एलास, दुख को प्रकट करने के लिए, शी सेड एलास ही हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम सी, दुख की बात है कि वह अभी तक समुद्री यात्रा से नहीं लौटा है। ये कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उसकी पत्नी कह रही है, अपने पति की याद में वो कहीं किसी काम से गया है समुद्री यात्रा पर, या समुद्र में मछली पकड़ने गया है, इस तरह के किसी काम से, कि वह दुख है कि अभी तक नहीं आया, शाम का वक्त हो गया है। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दुख के साथ। देखिए यहाँ पर हमने इस बात को एलास वाले वाक्य में दुख के स्थान पर हमने सैड का प्रयोग न करते हुए सोरो शब्द का प्रयोग किया। दैट कंजक्शन आया हमारा। अब यहाँ पर हम इसको लेंगे ही, वह नहीं आया, ही का प्रयोग किया, हैज पास्ट में हैड हो जाता है, ही हैड नॉट रिटर्न फ्रॉम सी, यहां पर इस तरह से सेंटेंस आपका तैयार हो जाता है। लेकिन एलास के स्थान पर विद सोरो, खुशी के स्थान पर विद जॉय, इस तरह के सेंटेंसेस हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहां देख लीजिए आप, द बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो यहां पर द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हुर्रे एक आनंद का विषय है, उस आनंद के विषय को, खुशी की विषय को हम प्रकट करते हैं तो जॉय का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट आया। वी को हमने यहाँ पर बहुवचन में दे के रूप में लिया, वी को नहीं द बॉय, और द बॉय यहाँ पर बहुवचन के रूप में आएगा। हैव का हम यहाँ पर हैड करेंगे, हैड वॉन द मैच यहाँ पर प्रयोग किया गया। अब ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें एक्सक्लेम्ड करने के लिए, भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, तीव्र भावना को प्रकट करने, हृदय में जो तीव्र भावना प्रकट होती है, जैसे अचानक हमारे पैर पर कोई पैर रख देता है तो हम लोग आउच करते हैं, इस तरह से शब्द हमारे, या अचानक कोई चुटकुला सुनते हैं तो हम जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं, वे हमारे अचानक प्रकट होने वाले भाव हैं और उन भावों के वो शब्द हैं। ऐसे वाक्य को हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक शब्द भी हम बोल सकते हैं, इतना पूरा वाक्य न बोलकर हम एक शब्द बोलेंगे तो उस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। ओनली वन वर्ड शो एक्सक्लेमेशन, तो यहाँ पर ही सेड नाइस, तो ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेजर, उसने आनंद के भाव को अभिव्यक्त किया, खुशी के भाव को अभिव्यक्त किया। तो यहाँ पर नाइस के लिए हमने केवल ये लाइन लिखनी है, he gave an exclamation of pleasure। नेक्स्ट, he said wonderful, केवल एक वर्ड आया वंडरफुल, उसके लिए लिखेंगे हम he gave an exclamation of surprise। वंडर है तो सरप्राइज को हम लिख सकते हैं यहाँ पर। नाइस अच्छी बात है कोई, तो वो प्लेजर आनंद का विषय है, तो प्लेजर शब्द का प्रयोग किया। गुड, he said and resumed his work, उसने गुड कहते हुए अपने कार्य को समाप्त किया। तो विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का भाव था, ही रिज्यूम्ड हिज वर्क। इस तरह से हम सिंगल वर्ड आने पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरह बनाएंगे वो बात हमने यहाँ पर की है। ये सेंटेंस दुख को प्रकट कर रहा है, ये सेंटेंस यहाँ पर खुशी को प्रकट कर रहा है। यहाँ इन वाक्यों में आप देख सकते हैं, यहाँ कोई व्हाट या हाउ जैसा शब्द कहकर हम अपने भाव को भी व्यक्त कर रहे हैं। इस पूरे कंटेंट को बोर्ड समरी के रूप में मैं आपके पास भेजता रहता हूं, ये आपकी नोटबुक में होना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लास्ट चैप्टर होगा। अभी तक के जितने भी चैप्टर आपने किए हैं, ये 7 पार्ट हम आज कर रहे हैं, इसके बाद 8th पार्ट होगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहां पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम मिक्स एक्सरसाइज, आपकी जो बुक है ग्रामर बुक जो आपके सिलेबस में सिलेक्ट की गई है, उसके थ्रू आपको कुछ एक्सरसाइज देंगे, उन एक्सरसाइज को आप करेंगे प्रैक्टिस के रूप में, और फिर एग्जाम में किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, इस तरह की भी हम सेंटेंस आपको सेंड करेंगे, वो आपको करने हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर होगी और आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। इस बार भी मान करना चलें,
कि कोरोना की वजह से हमारे एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम निश्चित रूप से होंगे, ये कोई रोक नहीं सकता। इस बार स्थिति विपरीत होंगी, इसलिए तैयारी अभी से करते हुए चलेंगे सभी स्टूडेंट्स। और ये सब समरी अपनी नोटबुक में लिखें। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो 2 बार 3 बार वीडियो को जरूर देखें। फिर भी आपको लगता है कहीं डाउट है तो आप 6 से 7 बजे तक शाम को कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, उसका आपको आंसर दे देगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।